गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं राम सिंह सारण आपके अपने सर्वोदय स्कूल मलसी सर की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो कल अपन ने पढ़ा उसका कुछ थोड़ा सा एक मेन टॉपिक रह गया, ग्राफ, है ना। यानी द्विस्लेट प्रयोग में अपन ने गणितीय विश्लेषण देखा, उसमें तीव्रता निकाली थी, मैक्सिमम मिनिमम। तो उसका कालांतर और पथांतर के साथ ग्राफ देख लेते हैं। एक एक्सिस वाई एक्सिस पे मानता हूं मैं इंटेंसिटी, यानी ये आई है, और एक्स एक्सिस पे मानता हूं मैं दोनों चीज, दोनों क्या, कालांतर व पथांतर। यानी इस एक्सिस पे कालांतर व पथांतर, यानी फाई भी है और लेमडा भी है, सॉरी डेल्टा एक्स भी है, यानी फाई व डेल्टा एक्स। ये था ना। देखो आपके पास परिणामी तीव्रता आई आर आई थी, वो आई थी I1 प्लस I2 प्लस 2√I1 इंटू √I2 cos फाई। ठीक बात। यानी फाई क्या है यहाँ पे, कालांतर। कालांतर चेंज होगा तो तीव्रता भी चेंज होगी। यानी इसकी पूरी की पूरी वैल्यू किस पे डिपेंड करती है, cos फाई पे। cos फाई अधिकतम, तीव्रता अधिकतम। तो उसके लिए आपने आई मैक्सिमम निकाली थी, आई आर मैक्स कितनी आई, याद है, निकाल के बताओ। ये वैल्यू 1 हो जाएगी, तो फिर इसको क्या बना दिया जाए, इसको √I1 का स्क्वायर प्लस √I2 का स्क्वायर प्लस 2√I1 इंटू √I2, यानी होल स्क्वायर हो जाएगा। ये I1 रूट प्लस √I2 का होल स्क्वायर। ये मैक्सिमम होगी। ये मैक्सिमम मैंने यहाँ मान ली, यानी इस एक्सिस पे मैक्सिमम आई। ठीक बात। और परिणामी तीव्रता मिनिमम, आई आर मिनिमम कम से कम आई थी, वो आई थी। इसका मान मिनिमम, cos फाई का मिनिमम मान कितना होता है, 1 होता है। तो ये सॉरी -1 -1 होता है, तो ये माइनस आ जाएगा यहाँ पर। तो फिर वो फॉर्मूला बन जाएगा √I1 माइनस √I2 का होल स्क्वायर, यानी √I1 माइनस √I2 का होल स्क्वायर। ठीक है। तो ये मैं मान लेता हूं इस एक्सिस पे, यहाँ पे एक्सिस बना लेता हूं, यानी यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो ये आएगी। तो इस पे क्या माने, देखो -1 ले लिया, cos फाई का मान +1 ले लिया, बीच की वैल्यू क्या बची, 0। ये cos फाई का मान 0 हो जाए तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी, यानी I1 प्लस I2 आ जाएगी। तो यहाँ पे जो, यहाँ पे लिख दूँ मैं, यहाँ पे तो क्या मानोगे आप, √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे क्या मानोगे, √I1 माइनस √I2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ क्या मानोगे बीच में, ये टर्म 0 हो जाए, I1 प्लस I2 बचेगा ना, I1 प्लस I2। यानी कहने की बात है, इस एक्सिस पे I1 प्लस I2 और इस पे √I1 माइनस √I2 का होल स्क्वायर, इस एक्सिस पे ये। अब मैक्सिमा के लिए कालांतर आपको ध्यान में है, हाँ, मैक्सिमा के लिए कालांतर क्या होगा, आई आर मैक्स के लिए कल की बात चल रही है, लिए फाई कितना होगा, 2n n क्या है यहाँ पे, 0 1 2 3 4 n तक, यानी 0 रखोगे तो क्या आ जाएगा, फाई कितना, 0 डिग्री, पहला 0 डिग्री, दूसरा 1 रखोगे तो 2 पाई, 2 रखोगे तो 4 पाई,
और 6 पाई, पाई का इवन मल्टीपल 0 को छोड़ के। हाँ, तो 0 यहाँ 0 तो है, 0 पे कितनी मैक्सिमम, यानी पहला बिंदु ये मिल गया आपको। फिर 2 पाई पे मैक्सिमम, दूसरा मैं यहाँ मान लूँ, या पहले मिनिमम निकालोगे? चलो मिनिमम निकाल लो पहले। आया मिनिमम, ये इसके लिए कलांतर क्या आएगा मिनिमम के लिए? 2n-1 इंटू पाई। यहाँ पर n अलग है, यानी 0 नहीं है। 1 2 3 4, ये वैल्यू पुट करोगे तो क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा आपके पास। पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई, के पाई क्यों पाई यानी ऑड मल्टीपल किसका? पाई का। तो मिनिमम क्या होगा पाई पे? तो ये 0, कलांतर लिख दो, यहाँ पे 0, यहाँ पॉइंट मान लिया पाई का, यहाँ पे 2 पाई का, यहाँ पे 3 पाई का, यहाँ पे 4 पाई का, यहाँ पे 5 पाई का। ठीक बात? बिल्कुल। हाँ, मैक्सिमम यानी ये कलांतर रहेंगे तब तो आएगा √I1 + I2 का होल स्क्वायर, और ये कलांतर रहेंगे तब आएगा √I1 - √I2 का होल स्क्वायर। ठीक, तो एक पहला पॉइंट ये मिल गया, पाई पे कितना होगा? मिनिमम। दूसरा पॉइंट पाई के नीचे ये मिल गया। तीसरा 2 पाई पे कितना होगा? अधिकतम। 2 पाई पे अधिकतम। ठीक है, और 3 पाई पे कितना होगा? मिनिमम। 3 पाई पे मिनिमम। 4 पाई पे कितना होगा? अधिकतम। 4 पाई पे अधिकतम। 5 पाई पे कितना होगा? मिनिमम। ये पॉइंट आपको मिल गए, यानी यहाँ पे क्या है? अधिकतम, और यहाँ पे क्या? मिनिमम। तो ग्राफ कहीं बीच से निकलेगा, और बीच से कहाँ से निकलेगा वो? फिर देखो, 0 पर अधिकतम, फिर पाई पर मिनिमम। तो ये बीच की कड़ी है ना दोनों की, ये वाली, ये अधिकतम फिर ये मिनिमम, ये बीच की। तो 0 और पाई के बीच में क्या आएगा? π/2, यानी ग्राफ बीच से π/2 से निकल जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा? π/2, यहाँ 3 π/2, यहाँ 5 π/2, यहाँ 7 π/2। ठीक है, यहाँ 9 π/2। ठीक बात? तो ग्राफ ऐसे आ जाएगा, यानी अधिकतम 0 पे, π/2 पे ये वाली टर्म I1 + I2, क्योंकि π/2 रख के देखो, मेन फॉर्मूला कहाँ है? ये रहा। π/2 रखोगे तो इसका मान 0 हो जाएगा, तो I1 + I2 तो बचेगा। I1 + I2 इस रेखा पे आ रहा है, फिर मिनिमम, फिर 0, फिर अधिकतम, फिर I1 + I2, फिर मिनिमम, फिर I1 + I2, फिर अधिकतम, फिर I1 + I2, फिर मिनिमम। ये ग्राफ है। ठीक है ना बात? ये बात नहीं समझ में आई क्या? अरे π/2 रख के देखोगे यहाँ पे तो I1 + I2 बचेगा। 3 π/2 रख के देखोगे तो ये वापस कम 0 हो जाएगी, तो I1 + I2 बचेगा। 5 π/2 रख के देखोगे तो भी I1 + I2। हाँ, यहाँ पे पथांतर कितना होगा? अब देखो, पथांतर की बात और कर लो, इक्वेशन के बारे में थोड़ा बहुत जानते हुए, तरंग ग्राफ साइन में होता है ना, इस तरह से, यानी ये पूरी डिस्टेंस लेमडा कहलाती है। ठीक है, और इसके अंदर यहाँ होता है 0, यहाँ पाई, और यहाँ 2 पाई। यानी जब 2 पाई कलांतर होगा तो पथांतर कितना? लेमडा का। 2 पाई कलांतर होगा तो पथांतर कितना का? लेमडा। यानी जहाँ 2 पाई दिख रहा है वहाँ आप लेमडा लिख सकते हो।
जीरो पे तो यहाँ पे तो जीरो आ जाएगा ना, मैं इस नीचे वाली रेखा पे लिखूंगा। पाई पर क्या लिख सकते हो, लेमडा बाई टू, यहाँ हो गया लेमडा बाई टू। 2 पाई पे क्या लिख सकते हो, लेमडा, लेमडा यानी यहाँ पे लेमडा। फिर यहाँ पे क्या लिख सकते हो, 3 लेमडा बाई टू। फिर वापिस 4 पाई पे 2 लेमडा। फिर इस पे क्या लिख सकते हो, हाँ देखो 0 पाई पे लेमडा बाई टू, 2 पाई पे लेमडा, और आगे पाई बाई टू और जुड़ गया तो 3 लेमडा बाई टू। फिर 2 4 पाई है तो आधा हो जाएगा, मतलब कालांतर का आधा हो जाएगा पथांतर। यहाँ 4 पाई है तो यहाँ 2 लेमडा। ऐसे 2 पाई का लेमडा बनता है, तो पाई का लेमडा बाई टू, 2 पाई का ये हो गया लेमडा। और 3 पाई का 3 लेमडा बाई टू, ठीक है। 4 पाई का 2 लेमडा, और 5 पाई का क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा ना, तो 5 लेमडा बाई टू, 5 लेमडा बाई टू। लो स्क्रीनशॉट लो, ठीक है। हाँ, आज पढ़ते हैं 12th क्लास का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक YDAC, यंग द्विस्लिट प्रयोग। पहले समझते हैं, इस प्रयोग ने, हाइजेंस के इस प्रयोग ने क्वांटम मैकेनिक्स को जन्म दे दिया, देख लो। यानी इस प्रयोग के बाद ही प्रकाश को तरंग समझना शुरू किया। पहले कंफ्यूज थे कि कणिक, कुछ न्यूटन की बात मान रहे थे, कर्पुलस थ्योरी कणिका सिद्धांत समझे, या फिर कणिका सिद्धांत समझे, या फिर तरंग समझे। फिर इसने, यंग ने अपना ये द्विस्लिट प्रयोग दिया, उसके बाद लोग मान गए कि हाँ वास्तव में ही प्रकाश तरंग है। ऐसा क्या है इस प्रयोग में कि प्रकाश माना गया। देखो ये है एक उत्तल लेंस, उसके फोकस पे कोई प्रकाश सोर्स रखा है, तो फोकस से आने वाली प्रकाश किरणें उत्तल लेंस से अपवर्तित होकर क्या हो जाएंगी, समांतर हो जाएंगी। और ये कोई कार्डबोर्ड है, उसको आप ब्लेड से ऐसे चीरी मार दी, पतली पतली बारीक बारीक ऐसे। देखो यहाँ पे उत्तल लेंस, उसके फोकस पे प्रकाश सोर्स, तो उत्तल लेंस फोकस पे रखने की वजह से उत्तल लेंस उनको समांतर आपतित करवाएगा, यानी इन पे समांतर तरंग अगर आपतित होंगी या प्रकाश किरणें मान लो एक बार के लिए, इसके प्रयोग के बाद तरंग समझी जाएगी ना, तो इन स्लिटों से प्रकाश निकलेगा। और ये सामने है पर्दा लगा रखा सामने, है ना, यहाँ पे कार्डबोर्ड, उनके बीच में 2 स्लिट, पतली पतली लेयर, यहाँ पे लेंस, फिर उसके फोकस पे क्या, प्रकाश सोर्स। तो आप न्यूटन के कणिका सिद्धांत से आप सोचो तो क्या होना चाहिए कि इन पतली पतली लेयर से प्रकाश जाके पर्दे पे पतली पतली लेयर बन जानी चाहिए, थोड़ी बहुत मोटी बन जाए वाले, मतलब प्रकाश इनकी सीध सीध में दिखना चाहिए। भी कार्डबोर्ड है, उसकी लेयर बना रखी है, यहाँ पे स्लिट बना रखी है, काट रखा है उसको बीच से, तो पर्दे पर तो वो पट्टिका ही दिखनी चाहिए ना, प्रकाश तो उनसे ही जा रहा है, कणिका है सरलेखा में जा रहे हैं, तो बाकी तो अंधेरा दिखना चाहिए, यानी बाकी डार्क दिखना चाहिए। यानी इस वाले भाग की सिधाई में डार्क, इधर वाले भाग की सिधाई में डार्क, और इधर वाले भाग की सिधाई में डार्क। केवल ये ब्लेड से काट रखा ना, इतनी दूर में क्या दिखना चाहिए था, प्रकाश दिखना चाहिए था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जो डार्क वाला ना, उसकी सीध में ब्राइट फ्रिंज मिली, डार्क वाला है उसकी सीध में ब्राइट फ्रिंज मिली। ये आप घर पे भी कर सकते हो प्रयोग। एक कांच की स्लेब ले लो पतली सी, और उसको तवे के रगड़ो, काड़स लगाओ उसके, तेल वेल मिला के एकदम, है ना, उसको काली कर लो। फिर उसको माचिस की तिल्ली से 2 स्लिट बना दो, ऐसे जैसे इसे बना रखी है ऐसे। फिर उस पर आप एक वर्णी प्रकाश आपतित करवाओ। एक वर्णी मतलब जो आप लेजर लाइट रखते हो ना, मेले से लेके आते हो, दूसरे घर वालों को परेशान करते हो, पड़ोसी हो, लाइट वाइट मार के, है ना, कोई चित्र बनाते हो दीवारों पे, वो लाइट मारो लाल वाली। तो उस जो तिल्ली से जो काड़स उतार रखी है आपने, उससे आगे पर्दे पे आपको लाल लाल पट्टिकाएं दिखाई देंगी,
आश्चर्यजनक बात है। वैसे होना क्या चाहिए था, उस स्लिट बना रखी है, उनसे प्रकाश आगे दिखना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो फिर क्या हुआ कि ऐसा क्यों हुआ है, तब इसके बेस पे तरंग क्यों समझा गया। देखो, जिस तरह से ध्वनि तरंगे होती है ना, तो ध्वनि तरंगों का तरंग दैर्ध्य प्रकाश तरंगों से कुछ अधिक होता है। तो आप जैसे कमरे के अंदर बंद हो और गेट वेट बंद है और बगल वाले कमरे में टीवी चल रहा है, तो वहां से उसकी आवाज आप तक सुनाई पड़ जाती है। इसका मतलब क्या हुआ, जो कमरे में जो होल है ना, होल, उनसे वो ध्वनि तरंगे टकराकर बिखरती हैं, यानी मुड़ जाती हैं। क्यों? क्योंकि वो होल इतने हैं कि अनुदैर्ध्य तरंगों की तरंग दैर्ध्य के लगभग पास है, यानी उनका डायमीटर अनुदैर्ध्य तरंगों के पास में है, तो वो उसके किनारों से टकरा के डेविएट हो जाती है, बिखर जाती है। उस वजह से बगल वाले कमरे से दिख जाता है। लेकिन बगल वाले कमरे में जो टीवी की स्क्रीन से लाइट है वो आपको नहीं दिखती। क्यों? क्योंकि कमरे में जो खिड़की विड़की है उनमें गेट बंद कर रखा है, उससे जो होल बन रखे हैं उनका डायमीटर बहुत ज़्यादा है कंपेरेटिव प्रकाश तरंगों के तरंग दैर्ध्य से। प्रकाश तरंगों का तरंग दैर्ध्य 4000 से 8000 एंगस्ट्रॉम अप्रोक्सीमेट होता है। तो यहाँ पे जो स्लिट लिए ना, इनका तरंग दैर्ध्य यानी इनका डायमीटर इतना कम किया गया है, ये मैंने फिर भी बड़ा दिखा रखा है, बहुत कम, बहुत कम। जिस तरह से ध्वनि तरंगे बिखर गई टकरा के उसमें से छिद्र होलों में से, कमरे की खिड़की विड़की के होलों में से, वैसे ही इसमें से प्रकाश जाए तो टकरा जाए। क्यों? क्योंकि इनका डायमीटर प्रकाश तरंग के तरंग दैर्ध्य के अप्रोक्सीमेट पास है ना। तो उससे फिर वो टकरा के विवर्तित हो गई। तो कहीं हुआ संपोषी व्यतिकरण, कहीं विनाशी व्यतिकरण। तो तरंगों का कहीं पे संपोषी व्यतिकरण हुआ, ब्राइट फ्रिंज बन गई। ये चौक का दिखा रखा है, ब्राइट है, फिर ये डार्क सा लग रहा है, डार्क है, बोर्ड वाली जगह दिख रही है। तो बीच में सेंटर में ब्राइट मिली, फिर डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क, ऐसे सेंटर के इधर डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट, ऐसे अच्छा वाला पैटर्न मिला फ्रिंजेस का। इसको कहा गया फिर यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ये आने के बाद क्वांटम मैकेनिक्स का जन्म हुआ और फिर बढ़िया बढ़िया आगे और सिद्धांत हुए, यानी इलेक्ट्रॉन को भी बाद में तरंग बना दिया। आगे यूनिटों में देखेंगे, इलेक्ट्रॉन इनमें से गमन करे तो इलेक्ट्रॉन भी तरंग बन जाए। ठीक है बात। तो ये आपको समझाने के लिए था, यानी होना क्या चाहिए, कणिका सिद्धांत पे, न्यूटन के कणिका सिद्धांत पे ये होना चाहिए। यहाँ पे कार्डबोर्ड है, उसमें 2 स्लिट निकाल रखी है, आगे पर्दा लगा हुआ है, तो जहाँ पे जो स्लिट है, जो स्पेस है, उनसे प्रकाश आगे पहुंचना चाहिए था, बीच वाले में अंधेरा दिखना चाहिए था। लेकिन बीच में तो ब्राइट में ना, फिर डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट, ऐसे फ्रिंजेस बनी, पट्टिकाएं बनी। तो इसको कहते हैं यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। तो इसका फिर अपन आगे ये और देख लो, इसमें होता क्या था, यहाँ से तरंगागर बने निकले। मान लो सेंटर वाली ब्राइट बना रहा हूं मैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 है। कौन सी सेंटर वाली 9 होनी चाहिए थी, यहाँ पे एक बार बना लो, 8 है। तो 1 2 3 4 1 2 3 4, एक लेनी पड़ेगी ना और बीच, ये और मान लो 1 2 3 4, ये सेंटर वाली ब्राइट है, जो इसके जहाँ से प्रकाश नहीं निकल रहा है, इस वाले स्पेस के जस्ट सीधाई में है ना। तो हुआ क्या था, इन स्लिटों से तरंगिकाएं निकली, ऐसे इससे भी निकली, इससे भी निकली, ऐसे इससे भी निकली, इससे भी निकली, ऐसे निकलती निकलती संपोषी व्यतिकरण हुआ, वहाँ पे ब्राइट मिल गया। और जहाँ पे विनाशी व्यतिकरण हुआ वहाँ पे क्या बन गया, डार्क फ्रिंज बन गई। तो इसका डायग्राम आगे बनाएंगे अलग वाला, ये तरंगिकाएं काट के। तो ये समझाने के लिए था, वैसे ये आप बनाओ तो बना लो, नहीं बनाओ तो भी चलेगा काम। इसे डायग्राम और बनाएंगे, ठीक है, उतारो। हाँ, अपनी किताब में चित्र दिया तो बनाना पड़ेगा, क्या कर सकते हैं, है ना। तो इसको समझा दूंगा मैं, आप प्रकार की सहायता से बनाओगे तो बनाने का तरीका बता दो। वो पहले स्लिट अपने बनाई थी इस तरह से, अब उसको घुमा दिया 90 पे, ऐसे ऐसे स्लिट दिखेंगे S1 S2,
इस कार्डबोर्ड में ऐसे थी, उसको घुमा दिया ऐसे 90 पे, तो आपको तो ऐसे थिकनेस तो दिखेगी, उसकी डायमीटर दिखेगा दोनों का, तो वही है। यहाँ पे एक प्रकाश सोर्स रखा है, मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स, यानी एक वर्णी प्रकाश सोर्स। पर हाइगेंस ने एक वर्णी नहीं लिया था, उसने तो सूर्य का प्रकाश लिया था। बाद में उस अच्छा पैटर्न प्राप्त करने के लिए आजकल के डिजिटल प्रयोगों में एक वर्णी प्रकाश सोर्स रखने लग गए, एक वर्णी प्रकाश स्रोत। ये एक वर्णी प्रकाश स्रोत, ये प्रकाश स्रोत से दो क्यों बनाए गए हैं, देखो, कला संबंध प्रकाश स्रोत प्राप्त करने के लिए। यानी एक प्रकाश सोर्स रखा, फिर आगे उसके आगे वो कार्डबोर्ड रख दिया, उस स्लिट, छोटे छोटे स्लिट से जो प्रकाश निकलेगा वो दोनों प्रकाश, ये एक प्रकाश सोर्स हो गए ना, तो ये दोनों प्रकाश सोर्स कला संबंध प्रकाश सोर्स होंगे। यानी अनफॉर्चुनेटली ये हिल जाए या मतलब किसी तरीके से इसके कला में परिवर्तन हो तो इनके दोनों में भी बराबर बराबर परिवर्तन होगा, यानी कला संबंध प्रकाश सोर्स। तो यहाँ से तरंगागर निकल रहे हैं, गोली तरंगागर, तो यहाँ से भी तरंगागर निकलेंगे, है ना। तो यहाँ जहाँ जहाँ समपोषी व्यतिकरण हो रहा है, जहाँ मान लो यहाँ पे समपोषी व्यतिकरण हो रहा है वहाँ ब्राइट फ्रिंज मिलेगी, और जहाँ पे विनाशी व्यतिकरण हो रहा है वहाँ पे डार्क फ्रिंज मिलेगी। और ऐसे करता करता सेंट्रल पे क्या हुआ, समपोषी व्यतिकरण हुआ। सेंटर पे समपोषी व्यतिकरण इस वजह से हुआ क्योंकि पथांतर क्या है, वहाँ पे शून्य है। ये डिस्टेंस होती है स्मॉल डी, ये बड़ी दिखा रखी है, दोनों स्लिट बना रखी है नहीं, S1 और S2, S1 और S2, इनके बीच की डिस्टेंस D, स्मॉल डी नाम से, ये mm में होता है। D अप्रोक्सीमेट 1 mm। मैं जो बात बोल रहा हूँ थ्योरी में लिखनी है, अपनी भाषा में किताब की हेल्प लेके, मैं लिखाऊंगा नहीं, थ्योरी में लिखना प्रयोग में सारी, ठीक है। और ये स्लिट और ये कार्डबोर्ड और इस पर्दे के बीच की डिस्टेंस को कैपिटल D से डिनोट किया है। ये अप्रोक्सीमेट 1 मीटर, ये 1 mm और ये 1 मीटर, यानी इस D के कंपेरेटिव ये बहुत ज़्यादा है ना। तो यहाँ से दोनों ये स्लिट, ये प्रकाश सोर्स किस लिए रखा, यहाँ दोनों प्रकाश सोर्स S1 S2 को कला संबंध प्रकाश स्रोत बनाने के लिए। यहाँ से फिर तरंगिकाएं या तरंगागर निकले, जो तरंगों का समपोषी व्यतिकरण जहाँ होगा वहाँ पे ब्राइट फ्रिंज मिलेगी पर्दे पे, और विनाशी व्यतिकरण होगा वहाँ पे डार्क फ्रिंज मिलेगी। और इस प्रयोग में देखा गया कि मिड में ब्राइट फ्रिंज मिली। इसका मतलब वहाँ से मान लो ये मिड, यहाँ पे D/2 ऊपर डिस्टेंस, D/2 नीचे डिस्टेंस, तो यहाँ से एक तरंग यहाँ आपतित हुई और S2 से भी एक तरंग यहाँ आपतित हुई, ये x चली तो ये भी x चली, यानी पथांतर 0, पथांतर 0, कलांतर भी 0, तो समपोषी व्यतिकरण हो गया, यहाँ पे ब्राइट फ्रिंज मिली। फिर ऊपर डार्क, फिर ब्राइट, डार्क, ब्राइट, ऐसे ही नीचे डार्क, ब्राइट, डार्क, ब्राइट, डार्क, ब्राइट, इस तरह से फ्रिंजें बनती गई, ठीक है। तो ये है यंग द्विस्लिट प्रयोग। इस थ्योरी में आपको चित्र से जो भाषा दिख रही है वही लिखनी है। इसका गणितीय विश्लेषण का एक पार्ट जो आपने किया था वो कल किया था, वो आपने कर लिया था किस किस के, इंटेंसिटी के लिए और एम्पलीट्यूड के लिए, आयाम और इंटेंसिटी के लिए। और कल करेंगे वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस थ्योरी के जस्ट बाद में लिखेंगे, अभी चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ। जो कल करेंगे वो यहाँ पे डिस्टेंस निकालेंगे, यानी फर्स्ट सेंट्रल ब्राइट, इसको सेंट्रल ब्राइट बोलते हैं। सेंट्रल ब्राइट के बाद फर्स्ट डार्क कितनी डिस्टेंस पे बनेगा, या सेकंड डार्क कितनी डिस्टेंस पे बनेगा, फर्स्ट ब्राइट कितनी डिस्टेंस पे बनेगा, और नीचे बता दो चाहिए फर्स्ट डार्क और सेकंड, ये फर्स्ट ब्राइट, ये सेंट्रल ब्राइट के बाद ये फर्स्ट ब्राइट, सेंट्रल ब्राइट के बाद ये फर्स्ट ब्राइट, ये फर्स्ट डार्क, इस तरह से कितनी डिस्टेंस पे बनेगी वो देखेंगे। फिर फ्रिंज चौड़ाई, यानी फ्रिंज की विड्थ कितनी होगी, चौड़ाई कितनी होगी, वो कल देखेंगे। आज सिर्फ थ्योरी है। यंग द्विस्लिट प्रयोग आपकी बुक में दे रखा है, उसकी थ्योरी अच्छे से पढ़ लेना, नहीं समझ में आए तो पूछ लेना, उसकी थ्योरी लिख लेना और ये डायग्राम बना लेना, ठीक है। थ्योरी जो दिख रहा है वही करना आपको, ठीक है। आज के लिए इतना ही काफ़ी, धन्यवाद। पढ़ते रहे, खुश रहे, जय मां सरस्वती।